स्टार्ट कर। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं प्रीतेश सर आप सबों का इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि देख रहे होंगे आपके पीछे दिखा हुआ है कि बीएसएससी प्रीवियस पेपर। तो आज का जो सेशन है हम लोग का वो प्रीवियस पेपर पे चलेगा, यानी विगत जो वर्षों में पूछे गए प्रश्न एक श्रृंखला हम लोग लाएंगे। खास करके बीएसएससी के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ये ज़बरदस्त अवसर है कि आप अपनी तैयारी को एक बेहतर आयाम दे सकें, एक बेहतर एक मजबूत मंच प्रदान कर सकें, ताकि आपका जो आने वाला परीक्षा है आप वहाँ बेहतर प्रदर्शन कर सकें। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, मात्र हम आपका 1 मिनट लेंगे इस मैटर पे कि प्रीवियस पेपर क्यों करवाते हैं। तो ये होता है ना कि आप जब तक आप अपनी यदि तैयारी शुरू किए हैं तो आप अपनी तैयारी में एक पहली प्राथमिकता आपकी तैयारी में ये होनी चाहिए कि आप प्रीवियस पेपर का मूल्यांकन किए हैं या नहीं किए हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि आप जो है क्वेश्चन जो सेट होता है आप उसके दिमाग में झांकने का प्रयास करते हैं कि वो किस तरीके का क्वेश्चन सेट कर रहा है। नॉर्मल एग्जाम्पल देते हैं कि आप अपने गाँव में रहते होंगे या फिर कहीं रहते होंगे, किसी को यदि ट्रेस करना होता तो क्या करते हैं कि 1-2 दिन देखते हैं कि अच्छा गोलगप्पे की दुकान पे वो मिल रहा है, तो तीसरे दिन आप एकदम बगैर सोचे समझे क्या कहते हैं, अरे यार चल दोस्त ठीक है, हो सकता है वो गोलगप्पे की दुकान पे ही मिलेगा। यानी क्या आप क्या सोच रहे हैं कि लगातार वो पिछले 2 दिन से गोलगप्पे की दुकान पे मिल रहा है तो तीसरा दिन भी हो सकता है वो गोलगप्पे की दुकान पे मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक कंटिन्यू है जो नियमित रूप से वो चल रहा है, वो आगे भी हो सकता है वही मिलेगा। तो प्रीवियस पेपर का भी फायदा ये होता है कि आप जो क्वेश्चन सेट करने वाले हैं उसके दिमाग में झांकने का प्रयास करते हैं। यदि इस बार मान चलिए पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा है और लगातार 2-3 बार पूछ लिया है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में भी वो पंचवर्षीय योजनाओं के आसपास क्वेश्चन वो पूछेगा। तो हम लोग जो है एक नियमित श्रृंखला चला रहे हैं बीएसएससी को लेकर के, जो प्रीवियस पेपर पे होगा। तो आज से हम वही स्टार्ट करते हैं। ये है आपका लास्ट 2022 में जो पेपर हुआ था सीजीएल को लेकर के, सीजीएल का जो पेपर हुआ था उसका जीएस का सेक्शन है, फिर मैथ्स का भी आएगा, मैथ्स रीजनिंग का भी आएगा। तो फिलहाल हम लोग जीएस का स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये कंटिन्यू चलेगा, प्रीवियस पेपर कंटिन्यू चलेगा, तो आप लोग जुड़े रहिए, ठीक है, और इसका फायदा लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका कि उस मॉडल का नाम बताइए जिस पर भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित है। यानी पंचवर्षीय योजना जो कब आरंभ की गई थी, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से जो शुरुआत की गई थी, वो कहता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना पहला कब से कब तक था, 51 से 56 था, और दूसरा कब से आता है 56 से 61 है। यही कहता है किस मॉडल पे आधारित था, यानी इसको जो एक नया रूप दिया था इस पंचवर्षीय योजना को, वो किसने दिया था। तो पहला ऑप्शन से आप देखिए, तो पहला ऑप्शन से आपके सामने में क्या है, पहला है आपका, थोड़ा सा रुक जाइएगा, चलिए पहला क्या है कि महालनोबिस मॉडल, दूसरा है काल्डोर मॉडल, तीसरा है सोली मॉडल और तीसरा है हेराडोमर मॉडल। तो दूसरा पंचवर्षीय योजना जो 56 से लेकर के 61 तक चला था वो रहा था किस मॉडल पे आधारित, महालनोबिस मॉडल पे रहा था, जबकि पहला था किस मॉडल पे रहा था, हेराडोमर मॉडल पे आधारित रहा था। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन बहुत जबरदस्त रहता है कि पहला जो पंचवर्षीय योजना जो था वो उसमें मुख्य उद्देश्य क्या था। तो चूंकि जान रहे होंगे कि आज़ादी के बाद भारत में खाद्यान्न संकट एक प्रमुख संकट के रूप में उभर रही थी, तो जो हेराडोमर मॉडल में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी, यानी इसमें विशेष रूप से कृषि उत्पादन पर जोर दिया गया था। हुआ क्या था कि हालांकि कृषि बहुत ज़्यादा जोर देने की वजह से बहुत ज़्यादा ये सक्सेस नहीं हो पाया था, और ऐसा भी नहीं था कि काफ़ी निराशाजनक भी नहीं रहा था। तो जिस उद्देश्य के साथ जिस उम्मीद से शुरुआत की गई थी, आशानुरूप जो है वो परिणाम नहीं निकला। फिर दूसरा जो मॉडल आया था, जो कौन सा था आपका, महालनोबिस मॉडल, यानी प्रशांत जो मॉडल है, इनमें जो है वो उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी। आप जान रहे होंगे कि राउरकेला जो है ये जो है राउरकेला संयंत्र है, दुर्गापुर है, भिलाई है, ये तीनों के तीनों जो है वो किस पंचवर्षीय योजना में इसकी शुरुआत की गई थी, तो दूसरे पंचवर्षीय योजना में। और दूसरे पंचवर्षीय योजना में बस एक बार और ध्यान रखना है कि उद्योग पे, भारी उद्योग के विकास पे जोर दिया गया था। तो ओवरऑल हमको ध्यान रखना है कि पहला पंचवर्षीय योजना जो है महालनोबिस मॉडल पे आधारित था, दूसरा था, और पहला कौन सा था आपका, हेराडोमर मॉडल पे आधारित था। पहला में कृषि पे जोर दिया गया था, जबकि दूसरा में उद्योग पे जोर दिया गया था। इससे एक एडिशनल चीज ध्यान रखिएगा कि इन्हीं के जन्मदिन पे, यानी 29 जून को ही, चूंकि 29 जून को इनका जन्मदिन है, इसी पे राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भी मनाया जाता है। तो ओवरऑल 2-3 चीज हम लोग को याद रखना है इससे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं।
पहला है कि समान वायुदाब वाले स्थलों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा सोचिए आप, तब तक हम आपका बता रहे हैं इसका आंसर। समान वायुदाब वाले स्थलों को, यानी जब मानचित्र पे आप समान वायुदाब वाले स्थलों को मिलाएंगे तो उस कल्पित रेखा को क्या कहा जाता है। यानी जब मैप पे आप ड्रॉ करेंगे, होता है ना कि सब जो जगह जैसे समान ताप को मिलाने वाली रेखा, समान जो ये ढाल है उसको मिलाने वाली रेखा, तो उसी के संदर्भ में आपका क्वेश्चन है कि समान वायुदाब को जो है मिलाने वाले स्थलों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है। बताइए तो क्या हो जाएगा। दाब से ही स्पष्ट है ना, यानी मानचित्र पे वैसी रेखाएं जो समान दाब वाले स्थलों को मिलाया जाता है वो एक कल्पित रेखा है, इसको समदाब रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? समदाब रेखा कहते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहते हैं आपका तीसरा है कि बंगाल में पागलपंथी आंदोलन का संस्थापक कौन था। बंगाल में पागलपंथी आंदोलन, ये जो है पागलपंथी जो था एक आंदोलन था, कह सकते हैं कि अर्ध जो है धार्मिक था। यानी अर्ध धार्मिक कहने का आशय ये है कि वो धार्मिक पूर्णता नहीं था। पूर्णता इसलिए नहीं था चूंकि धार्मिक ही क्षेत्र में यदि सीमित रहता था तो वो पूर्णता धार्मिक था, लेकिन धार्मिक के अलावे ये राजनीतिक दिलचस्पी भी लेने लगे थे। राजनीतिक दिलचस्पी का यहाँ आशय ये है कि इन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भी इन्होंने आंदोलन में भाग लिया था। वहां चूंकि जमींदार जो क्या था कि ब्रिटिश संरक्षण में पल रहे थे, तो जमींदारों के विरुद्ध एक प्रकार का एक विद्रोह इन्होंने भी खड़ा किया था, जो क्या बंगाल में करमशाह के द्वारा नेतृत्व में था। किसके नेतृत्व में था? करमशाह के नेतृत्व में। करमशाह के नेतृत्व में जो एक कह सकते हैं कि इस्लाम में भी, ठीक है, एक सुधारवादी आंदोलन के तौर पे इसकी शुरुआत की जाती है। बाद में क्या होता है कि एक राजनीतिक दिलचस्पी भी लेते हैं। राजनीतिक दिलचस्पी से हम आपसे पहले चर्चा कर लिए हैं कि ब्रिटिश जो है निरंकुश शासन व्यवस्था के खिलाफ ये आवाज उठाते हैं, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? अर्ध समुदाय अर्ध धार्मिक जो है आंदोलन कहा जाता है। तो ये आपका है बंगाल में पागलपंथी आंदोलन का संस्थापक कौन था, तो ध्यान रखिएगा आपका कौन सा आ जाएगा, आपका करमशाह, यहाँ ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। ये अब ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि पागलपंथी आंदोलन जो है वो कहाँ इसका क्षेत्र था, तो आपको ध्यान रखना है बंगाल में। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे? इसके शुरुआत करमशाह थे, इनके पुत्र जो है टीपू, ये भी बाद में सम्मिलित हुए थे। हालांकि हम चारों ऑप्शंस इसलिए नहीं करवा रहे हैं कि अभी जो है प्रीवियस पेपर है। ठीक है, पहले आप जो है क्वेश्चंस को देखते चलिए, फिर जब हम एमसीक्यू लाएंगे इससे रिलेटेड, जब बनाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू रहेगा, हम लोग जब उस पर चर्चा करेंगे तो काफी डेप्थ में इस पर चर्चा करेंगे। पहले क्या कि हमको नस पकड़ना है कि क्वेश्चन किस प्रकार का आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को कितने देश स्पर्श कर रहे हैं। जब भारत का मैप ड्रॉ कीजिएगा, क्वेश्चन यही है कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा यानी भारत के कितने जो देश हैं, ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच करते हैं। तो जल्दी से सोचिए जल्दी से। भारत के से 7 देश हैं। ऐसे कितने देश हैं? 7 देश हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं। अब 7 देश कौन कौन सा है? थोड़ा सा मैप का प्रॉब्लम है, हम आपको कल से जब भी मैप वाला क्वेश्चन आएगा हम आपके साथ मैप को जोड़ करके रखेंगे। आज फिलहाल देख लीजिए। ठीक है, ये 7 देश हैं जो भारत के साथ क्या करता है कि बाउंड्री सीमा साझा करता है। जैसे आप देख रहे होंगे कि इधर से अफगानिस्तान, क्या क्या है आपका? अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान के संदर्भ में जान रहे होंगे। ठीक है, पाकिस्तान है। फिर इधर आ जाइएगा तो आपका एक लाइन से चलते हैं, थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, पाकिस्तान के बाद चीन देख लीजिए। ठीक है, चीन है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है। कितना कंट्री है पहले काउंटिंग कीजिए? 1 2 3 4 5 6, और एक जल्दी से बता दीजिए आप कौन सा है। भूटान हो, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, चीन है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, और एक जल्दी से बताइए। बांग्लादेश कर लिए, भूटान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है। एक कंट्री और बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से। भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को कितने देश स्पर्श कर रहे हैं? अफगानिस्तान है, एक कोई कंट्री कौन सा छूट रहा है आपका? नेपाल छूट रहा है। ठीक है, यहीं से था। ठीक है,
तो ये सातों देश ऐसे हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं। एक चीज और यहां से ध्यान रखिएगा कि ऐसे कितने देश हैं जो भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करते हैं। समुद्री सीमा ये क्या था आपका? स्थलीय था। क्या है ये आपका? स्थलीय है। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि समुद्री सीमा साझा करने वाले, तो एक हम आपको ट्रिक देते हैं, वो बहुत लाजवाब है। इंडिया में सब पीएम था। क्या है? इंडिया में सब, एसबी से सब, पी से पीएम था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बहुत ट्रिक है। क्या है? इंडिया में सब पीएम था। ये है जलीय सीमा के लिए। किसके लिए है? जलीय सीमा के लिए है। तो ध्यान रखिएगा, इंडिया से आप क्या लिख लीजिएगा? इंडोनेशिया लिख लीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इंडोनेशिया। उसके बाद ध्यान रखिए इसको। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं का। इंडोनेशिया। ठीक है, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते तो आपको समझ में अच्छा सा आएगा। चलिए, इंडोनेशिया है ये। में से आप म्यांमार लिख लीजिए, म्यांमार लिख लीजिए। ठीक है ना। उसके बाद एस बी से, यानी एस से लिख लीजिए यहां श्रीलंका लिख लीजिए। बी से लिख लीजिएगा बांग्लादेश लिख लेना है, बांग्लादेश लिख लेना है। ठीक है, पी से पाकिस्तान लिख लेना है, पाक। एम से एक बार जब आप लिख लिए हैं म्यांमार, तो दूसरा कौन सा लिख लेगा? जल्दी से बताइए। एम से म्यांमार हो गया। ठीक है, उसके बाद बता दीजिए मालदीव। ठीक है, और था से क्या लिख लीजिएगा? थाईलैंड। तो ये बहुत जबरदस्त ट्रिक है। यदि आप इसको ध्यान रखिएगा तो आपसे आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा कि जलीय सीमा के साथ कौन कौन सा देश सीमा साझा करता है। तो इंडिया में सब पीएम था, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहां से होगा कि स्थलीय सीमा भी साझा करने वाले 7 देश हैं और जलीय सीमा साझा करने वाले भी 7 देश हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चीन की अंतरराष्ट्रीय भाषा क्या है? सॉरी, चीन की राष्ट्रीय भाषा क्या है? बताइए। ज्योखा, लाखा, तिब्बती, मंदारिन। ज्योखा, लाखा, तिब्बती, मंदारिन। तो जान रहे होंगे कि चीन की जो है राष्ट्रीय भाषा क्या है? आपका मंदारिन है। तो यहाँ से क्या है कि विविध से आपको एक ध्यान रखना है कि जो प्रमुख देशों की जो राष्ट्रीय भाषा है, प्रमुख प्रतीक चीन है। इन सब चीजों को हम लोग को ध्यान रखना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 किसके द्वारा जीता गया? देखिए, ये हालांकि चूंकि प्रीवियस पेपर है और क्वेश्चन पूछा गया है, 2022 का एग्जाम पेपर था तो 2022 में पूछा गया था। तो हम लोग को क्या ध्यान रखना है कि करंट यदि अभी जो एग्जाम आने वाला है तो उसके परिप्रेक्ष्य में 2024 का जो है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसे दिया गया, इसको हम लोग को ध्यान रखना है। हालांकि उस समय पूछा गया था तो उसमें गीतांजलि श्री को दिया गया था, टॉम्ब ऑफ द सेंड ऑफ टॉम्ब के लिए, ऐसा ही कुछ था। ठीक है, तो वो गीतांजलि को दिया गया था। तो अभी आपको ध्यान रखना है कि 2024 के लिए किसे दिया गया है? बताइए। जर्मनी की एक लेखिका है, आपको सर्च करना, ये हम आपके लिए HW दे रहे हैं। जर्मनी की पहली लेखिका बन गई है जिनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया है। हम आपको यहाँ थोड़ा सा बताएंगे। एक चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार होता है, यानी अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल बुकर और बुकर प्राइज में दोनों में अंतर होता है। बुकर प्राइज में, ठीक है, इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। बुकर प्राइज क्या होता है और इंटरनेशनल बुकर प्राइज क्या होता है? बुकर प्राइज जो होता है, इंग्लिश में जो लिखा गया उपन्यास है, इंग्लिश में, शब्द पे ध्यान दीजिए, इस आपको ध्यान देना। इंग्लिश में जो लिखा गया उपन्यास है सिर्फ उसी को दिया जाएगा, इंग्लिश में जो लिखा गया है। और इंटरनेशनल बुकर में क्या है, वो किसी भी भाषा में लिखा गया हो लेकिन उसका रूपांतरण हिंदी में किया गया हो। यानी ये ऐसे नॉवेल होते हैं, ये ऐसे उपन्यास होते हैं जिनका रूपांतरण इंग्लिश में किया जाए, इसके लिए कौन सा दिया जाता है? इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया जाता है। तो आपको 2024 के लिए हम आपके लिए HW छोड़ रहे हैं, ये आपको सर्च कर लेना है कि 2024 का जो है बुकर पुरस्कार किसे दिया गया। हम आपको हिंट्स बता रहे हैं कि वो जर्मनी की लेखिका है। तो ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जो है वो अनुवादित भाषा के लिए दिया जाता है, जबकि बुकर पुरस्कार सिर्फ इंग्लिश में ही लिखा गया मूल रूप से, उसके लिए दिया जाता है। अगला पे आते हैं। उत्तरी गोलार्ध में
प्रति चक्रवात में पवन संचरण की दिशा क्या होती है। चक्रवात और प्रति चक्रवात में जानते होंगे कि अंतर क्या होता है, कि चक्रवात में क्या होता है कि बाहरी जो है, बाहर में जो होता है क्या होता है चक्रवात में क्या होता है आपका, कह सकते हैं कि हवा संचरण में एक उफाफो होती है। जो चक्रवात में क्या होता है कि बाहर होता है अधिक दाब और अंदर होता है निम्न दाब, यानी बाहर से क्या अंदर की तरफ वायु का क्या होता है संचरण होता है चक्रवात में। तो जब बाहर से जाएगा अंदर की तरफ, यानी बाहर में वायु दाब क्या है अधिक, बाहर में अधिक है और अंदर में कम है। तो जहां वायु दाब कम रहेगा यानी केंद्र की तरफ, केंद्र में क्या होता है कि वायु दाब निम्न है, तो केंद्र से बाहर से जब जाएगा, यहाँ आप पढ़े होंगे ना कि हवा का ये जो वायुदाब पढ़े होंगे कि जहां उच्च वायुदाब होता है और जहां निम्न वायुदाब होता है, तो उच्च से निम्न की तरफ क्या था प्रवाह होता है। तो यहाँ चक्रवात में भी वही सीन है कि बाहर से वहां जो है यानी बाहर में उच्च दाब होता है और अंदर केंद्र में निम्न दाब होता है। तो बाहर से अंदर की तरफ जो हवा का जो संचरण होता है ये किस दिशा में हो जाएगा बताइए, तो क्लॉकवाइज होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये बता दीजिए। ये क्या जाएगा एंटी क्लॉकवाइज होता है, जबकि उसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में जो होता है प्रति चक्रवात में क्या हो जाएगा आपका कि पवन संचरण की दिशा जो होगी घड़ी के सुई के विपरीत होगी, समान रेखा के समान होगी, नहीं कोई संचरण नहीं होगा, घड़ी की सुई के अनुदिश होगी, यानी ये क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, CLOC के क्लॉकवाइज होगी। चलिए आते हैं अगले पे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। जल्दी से बताइए, तो आपके लिए 5 सेकेंड है, बताइए जल्दी से। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो क्या हो जाएगा आपका फलों का सबसे बड़ा उत्पादक नालंदा, रोहतास, भागलपुर या फिर मुजफ्फरपुर। तो सबसे बड़ा जो फलों का उत्पादक है वो आ जाएगा आपका मुजफ्फरपुर है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इन सब चीजों मुजफ्फरपुर जान लेंगे, लीची के उत्पादन के लिए काफी फेमस है। एक क्वेश्चन है कि वुड डिस्पैच किससे संबंधित है, शिक्षा सुधार से, पुलिस सुधार से, प्रशासनिक सुधार से या फिर सामाजिक सुधार से, बताइए जल्दी से। वुड डिस्पैच जो है किससे संबंधित है, वुड डिस्पैच ये 1854 में वुड डिस्पैच को पढ़ते हैं। 1854 में, ये 1854 में जो वुड महोदय थे चार्ल्स वुड, कौन क्या नाम था इनका, चार्ल्स वुड, ये उस समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आप पढ़े होंगे, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो प्रशासनिक कार्य देखने का काम करते थे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाणिज्यिक कार्य को देखने का काम करते थे। तो ये चार्ल्स वुड जो थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के ये चेयरमैन थे, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये चार्ल्स वुड क्या किए थे, एक उस समय तत्कालीन जो भारत के गवर्नर जनरल थे उनके लिए एक संदेश प्रेषित किए थे कि भारत में जो है शिक्षा का, पहली बार ऐसा हुआ था कि भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए कोई कदम उठाया जा रहा था और उनको एक सलाह दिया, एक कह सकते हैं कि सिफारिश की गई थी कि आप भारत में जो है शिक्षा का इस तरीके से विस्तार कीजिए। तो वुड डिस्पैच 1854 में लाया गया था। ये पहली बार था जब भारत में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा शिक्षा के विकास के लिए कोई कदम उठाया गया था। इसीलिए इसको कहा भी जाता है कि भारत अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसलिए कहा गया था, इसमें कहा गया था कि प्राथमिक शिक्षा को आप वुड डिस्पैच में प्राथमिक शिक्षा जो है आप वो स्थानीय भाषा में दीजिए। किस भाषा में व्यवस्था कीजिए, स्थानीय भाषा में प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा में आप दीजिए। जबकि ये जो कॉलेज लेवल का है, ठीक है, कॉलेज लेवल की जो है शिक्षा वो आप अंग्रेजी में दीजिए। किस भाषा में है, अंग्रेजी में। तो पहली बार ये शिक्षा के क्षेत्र में कदम उठाया गया था, सिफारिश की गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक प्रयास था। इसलिए इसको कहा भी जाता है कि अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहा गया है, तो वुड डिस्पैच को कहा गया है। कब आया गया था, तो 1854 में। स्त्री शिक्षा पे भी इन्होंने जोर दिया था। इसके अतिरिक्त निजी जो विद्यालय हैं उनके लिए भी ये दिया गया था कि इन्हें भी अनुदान दिया जाए ताकि निजी क्षेत्र में भी संस्थाएं काम कर सके। तो हम लोग को क्या ध्यान रखना है कि वुड डिस्पैच किससे संबंधित है, तो ये शिक्षा से संबंधित है। पहली बार था, ये सिफारिश किया था प्राथमिक शिक्षा किस भाषा में होनी चाहिए, तो स्थानीय भाषा में होनी चाहिए। कॉलेज स्तर की वो अंग्रेजी भाषा में होनी चाहिए। यहाँ से बीपीएससी तक का क्वेश्चन पूछता, आप 69वीं का यदि पेपर उठा के देखिएगा वहां भी मिलान करने के लिए दे दिया गया था कि कौन सा सिफारिश सही नहीं है, यानी बेमेल है। तो ध्यान रखिएगा कि वुड डिस्पैच का संबंध किससे है, तो शिक्षा से है। चलिए एक क्वेश्चन है कि 2024 ईस्वी का ओलंपिक कहाँ आयोजित होगा।
हो गया आयोजित, क्योंकि 2022 में क्वेश्चन पूछा था तो 2024 वाला पूछ लिया। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि 2028 का जो है ओलंपिक कहाँ आयोजित होगा, तो कहाँ होगा बताइए जल्दी से। तो ये 3 देश के मेजबानी से है, यूएसए, मैक्सिको और कौन सा है आपका कनाडा। इन तीनों देशों के सहयोग से, ठीक है, कहाँ आयोजित होगा अगला जो ओलंपिक है 2024 का आयोजन यही तीनों देश के द्वारा किया जाएगा। तो 2024 का आयोजन अभी कहाँ किया गया था, अभी तो हाल फिलहाल खत्म हुआ, कहाँ पेरिस में हुआ था, खत्म हुआ था। तो अब हम लोग को ध्यान रखना कि अगला कहाँ होगा। तो इस तरीके से यहाँ से एक चीज और सीखने के लिए मिल रहा है कि यदि आप बिहार एसएससी, यदि शब्द का इस्तेमाल ही नहीं होगा, चूंकि बीएसएससी के लिए आप आए हुए देख रहे हैं, तो खेलों के आयोजन से संबंधित आपको प्रिपरेशन कर लेना, वो चाहे बिहार एसएससी का पेपर दे रहे हो या फिर आप बीपीएससी का दे रहे हैं या फिर बिहार दरोगा के लिए दे रहे हैं या फिर एसएससी जीडी के लिए दे रहे हैं। ये काफी बर्निंग टॉपिक होता है। यहाँ से हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछ ही लिया जाएगा कि अगला T20 वर्ल्ड कप कहाँ होगा, फिर या फिर अभी चैंपियंस ट्रॉफी जो है उसका आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 2024 का ओलंपिक कहाँ आयोजित होगा, तो कनाडा में, मैक्सिको में। चलिए, कौन सी टीम सबसे ज्यादा आईपीएल टाइटल जीती है, जान रहे होंगे कि अभी जो है कौन सी ये पिछला संस्करण था कोलकाता नाइट राइडर्स के द्वारा जीता गया था, जबकि सबसे अधिक बार जो है वो चेन्नई और मुंबई दोनों बराबर है, 5-5 बार ये टाइटल जीत चुकी है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो हो जाएगा वो दोनों होता, चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस दोनों होता, दोनों 5-5 बार टाइटल जीता हुआ है। अगला पे आते हैं, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में क्या किया गया था, बताइए। तो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम में क्या व्यवस्था किया गया था, बताइए। 8वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों को बढ़ोतरी की गई थी, जान रहे होंगे कि 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो भाषा से संबंधित है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, तो अभी वर्तमान में 22 भाषा है। 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, एकदम ये राइट बात है, एकदम राइट है कि 9वीं अनुसूची को जो है प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। संघीय सूची में नवीन विषयों को शामिल किया गया नहीं, इसमें लोकसभा में प्रतिनिधित्व के अनुपात को पुनः निर्धारित किया गया नहीं। तो प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ था 1951 में, वो 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। आप जानते होंगे कि 9वीं अनुसूची में यदि किसी को जोड़ दिया जाए तो उसमें न्यायिक जो है की समीक्षा नहीं की जा सकती, हालांकि इसके और भी पहलू हैं। यदि संघीय ढांचा से वो संबंधित होगा, संविधान की मूलभूत जो ढांचा है यदि उसको प्रभावित कर रहा है तो उसको संविधान के 9वीं अनुसूची में उसको सम्मिलित करने के बावजूद इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में किसको सम्मिलित किया गया था, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अभी देखते होंगे कि काफी चर्चा में रहता है जो बिहार में 65% का जो आरक्षण है, बहुत लोग के मुंह से सुनते होंगे कि बहुत लोग कहते हैं यार इसको करके और 65 को 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए ताकि उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। ऐसा पॉसिबल नहीं है करने के लिए, तो वो अभी और स्टेट में है, इससे ज्यादा भी आरक्षण है, इस पर कभी बात करेंगे। तो ध्यान रखना कि प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। राज्यपाल एवं मंत्री परिषद के बीच संवाद के प्रमुख तंत्र के रूप में मुख्यमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख है। ठीक है, क्या है आपके मुख्यमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख किसमें किया गया, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 166, 67, 164, बता दीजिए जल्दी से। राज्यपाल एवं मंत्री परिषद के बीच है ना, कि बीच के जैसे आप देखते होंगे कि संघीय हम जाएंगे केंद्र सरकार, केंद्र सरकार और यानी प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बीच में जो कड़ी निभाता कौन किसका काम है, वो राष्ट्रपति का होता है। तो उसी संदर्भ में है कि राज्यपाल एवं मंत्री परिषद के बीच संवाद के प्रमुख तंत्र के रूप में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 167 में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया है, 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा दल बदल से संबंधित है। किससे है, दल बदल से संबंधित है ना। तो किस ये जोड़ा कब गया था, तो 1985 91 संविधान संशोधन, 1985 92 संविधान संशोधन, 1975 91 संविधान संशोधन, 1975 52वां संविधान संशोधन। बताइए तो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो ध्यान रखिएगा कि 52 कौन सा है आपका
52 है 1985 में 10वीं अनुसूची में दल बदल। इसका मतलब ये था कि मान चलिए कोई पार्टी है जदयू से जीत के गया है, जैसे भी आप सुने होंगे इसका यदि बिहार की राजनीति में थोड़ी भी दिलचस्पी होगी, ठीक है, तो आप पढ़े होंगे कि क्या होता है कि कोई पार्टी किसी पार्टी के टिकट से जीत के आया, ठीक है, वो फिर किसी दूसरी पार्टी में ग्रहण कर लिया, इस आधार पर भी उसको अयोग्य साबित कर दिया जाता। तो यहाँ क्या व्यवस्था था, यदि कोई व्यक्तिगत रूप से किसी पार्टी के यदि निर्णय को नहीं मान रहा, उसके विपक्ष में जा करके वोट कर रहा है, तो इस आधार पे भी उसको अयोग्य करार दिया जा सकता है। तो ये है कि दल बदल को रोकने के लिए, दल बदल को रोकने के लिए जो है इसको ये 1985 में 52वां संविधान संशोधन किया गया था, 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और इसमें इस बात की प्रावधान की गई थी कि यदि कोई व्यक्ति 1/3 यानी मान के चले कि किसी पार्टी में जदयू में मान के चले एग्जाम्पल के तौर पे 30 यदि विधायक हैं और इसका 1/3 कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 10, यानी 10 लोग यदि चले गए किसी दूसरी पार्टी में विलय कर दिए तो उसकी जो सदस्यता है वो रद्द नहीं की जा सकती है। ये व्यवस्था किया गया था 52वां संविधान संशोधन 1985 में। फिर इससे संबंधित क्या हुआ कि अब है क्या करने लगे कि लोग समूह में जाकर के ये दल बदल करने लगे कि सामूहिक रूप से 10 लोग मिले, 15 लोग मिले, इस क्राइटेरिया को पार करके 1/3 को पार करके वो किसी दूसरी पार्टी में अपने आप को विलय कर लेते थे अपनी सदस्यता बचाने के लिए। तो फिर एक क्या हुआ, थोड़ा सा इसे एक स्टेप बढ़ाया गया ताकि दल बदल संबंधी जो है ये शिकायतें नहीं आए और राजनीतिक व्यवस्था स्थिर बनी रहे। इसके लिए भी एक और किया गया था अमेंडमेंट 1991वां, ठीक है। इसके संदर्भ में आप जान रहे होंगे कि क्या है कि मंत्री परिषद की संख्या निर्धारित करने का प्रयास किया गया था, तो उस पर हम लोग चर्चा बाद में करेंगे। पहले आप इस पे देखिए, इसमें क्या किया, 1/3 की जो व्यवस्था थी, बोला नहीं अब इसे काम नहीं चलेगा, आपको क्या करना होगा, यदि आप किसी दूसरी पार्टी में अब जा रहे हैं तो 2/3 से आप जितना टोटल सदस्य संख्या है उसका 2/3 यदि किसी दूसरी पार्टी में जा रहे हैं तब आपकी जो है सदस्यता रद्द नहीं की जा सकती है, अन्यथा यदि 1/3 करके आप जा रहे हैं तो आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। तो यहाँ से क्या देखना है हम लोग को कि 10वीं अनुसूची में किसे संबंधित है, तो दल बदल से संबंधित है, ठीक है। वो कब जोड़ा गया था, तो 1985 में 52वां संविधान संशोधन के द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बताइए, बांग्लादेश सरकार को मान्यता प्रदान करने वाला प्रथम देश कौन सा था? बांग्लादेश सरकार को मान्यता प्रदान करने वाला प्रथम देश कौन सा था? पहला है पाकिस्तानी, तो नल्ला दे ही नहीं सकता है क्योंकि जो है मुख्य रूप से विवाद इसी से था, तो नल्ला का तो कोई मैटर ही नहीं है। 31 हो गया, रूस, चीन, भारत। बताइए, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस यहाँ आपको क्या चूज करना होगा कि भारत पहला जो है मान्यता प्राप्त प्रदान करने वाला प्रथम देश है वो है भारत। लेकिन यदि आपके ऑप्शंस में भूटान भी रहे, ठीक है, भूटान, तो ये व्यक्तिगत रूप से प्रीतेश सर आपको नहीं बोल रहे हैं, जो बांग्लादेश का जो विदेश सचिव है वो अपने एक बयान में उसका कहना है, वहाँ के राज्य की घोषणा में ये कहना है कि कुछ ही घंटे पहले जो है भारत से पहले भूटान जो था वो बांग्लादेश को पहले मान्यता देने वाला कंट्री बना था। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस भारत होगा, जबकि यदि भूटान भी रहे तो पहला ऑप्शन होना चाहिए, इसका आंसर भूटान होना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ का सोर्स जो है बांग्लादेश का सचिव, विदेश सचिव का कहना है कि पहला जो है मान्यता देने वाला देश भूटान था। उसके पश्चात कुछ घंटे के पश्चात भारत के द्वारा ये घोषणा की गई थी। तो भारत कब दिया था? 6 दिसंबर को। इसीलिए भारत बांग्लादेश जो है 6 दिसंबर को मैत्री दिवस भी मनाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के महान्यायवादी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त होते हैं, यानी महान्यायवादी, जिसके बताइए, तो ये एक संवैधानिक पद है जिसका उल्लेख कहाँ किया गया? 76 में, अनुच्छेद 76 में। महान्यायवादी क्या है बताइए? भारत के महान्यायवादी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए, यानी यह भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा नियुक्त होते हैं? नहीं महाराज, बिल्कुल नहीं होते हैं। जितने भी शीर्ष कार्यकारी पदाधिकारी होते हैं, हम सामान्यतः बोल रहे हैं, औसत रूप से सबसे अधिक जो होते हैं शीर्ष जो कार्यकारी पदाधिकारी होते हैं उनमें नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जो संघीय अखिल स्तर के होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा होते हैं। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? नहीं, ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।
वह भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है। एकदम 100% सही है कि महान्यायवादी जो होते हैं वो भारत सरकार के कानूनी सलाहकार ही होते हैं। भारत सरकार को यदि किसी प्रकार के मुकदमे से संबंधित कोई सलाह लेनी हो तो ये किसके लिए, कौन उत्तरदायी है इसके लिए, तो महान्यायवादी हैं। ठीक है, तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसकी संवैधानिक व्यवस्था किसमें है, अनुच्छेद 76 में है। चलिए, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका आंसर, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा नहीं, बिल्कुल नहीं हो, तो एक तो बिल्कुल कट जाएगा, केवल एक कट जाएगा, एक कट जाए, सॉरी, कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन, एक जहां जहां कट जाएगा, केवल 2 सही है। चलिए, बहुत आसान है लेकिन थोड़ा सा आपको फंसाने का प्रयास कर रहा है, इसमें फंसना नहीं है। आइए, निम्नलिखित में से किस शब्द को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा चिल्ड्रन ऑफ वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया था। ये उस समय का क्वेश्चन था। ठीक है, आपको ये सब चीज देख के जाना है कि खास करके ऑक्सफोर्ड के द्वारा किसे दिया गया है, ये सब आपको देख के जाना है। अभी 2023 का जो था वो रिज शब्द को दिया गया था। किस शब्द को, रिज शब्द को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईयर वर्ड से सम्मानित किया गया था। ये उसमें देख लीजिएगा, अभी 2023 का फिलहाल आपको देख कर रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र देश के परिवहन के सकल मूल्यवर्धन में सर्वाधिक योगदान करता है। अब जान रहे होंगे, अब तैयारी भी इसका कर रहे होंगे कि सबसे ज्यादा जो है सकल मूल्यवर्धन में सर्वाधिक योगदान कौन सा करता है, तो आपका रेलवे है। रेलवे जो है विश्व का सबसे अधिक जो है रोजगार देने वाला नियोक्ता क्षेत्र है, सबसे अधिक रेलवे, ध्यान रखिएगा। तो सर्वाधिक भारत में जो है परिवहन के क्षेत्र में सर्वाधिक कौन योगदान देता है आपका, तो रेल मंत्रालय है, रेल परिवहन विभाग, रेल मंत्रालय नहीं, रेल विभाग कहिए। ठीक है, पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व का प्रदान किया गया। बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से, इसका आंसर बताइए, आपको ऑप्शंस दे रहे हैं। ठीक है, अंगों, थोड़ा सा इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, आप यदि इसको ध्यान रखिएगा, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, उसके बाद जी एच आई, इस फॉर्मेट में आप याद रखिएगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। इन सब चीजों में बहुत परेशानी होती है कि पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व का जो है प्रावधान किसमें किया गया था, अनुच्छेद 243 अंगों 4 अघों में। ये थोड़ा सा बर्डनफुल है। ठीक है, आप इसमें देख लीजिएगा कि इसमें क्या है, ग्राम पंचायत, ए में क्या है बताइए जल्दी से, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा का जिक्र किया गया, किसमें है, ग्राम सभा का जिक्र है, ग्राम सभा का जिक्र है। बताइए बी में क्या हो जाएगा आपका, बताइए तो, यानी बी में हो जाएगा कि ग्राम सभा का गठन का व्यवस्था है, अनुच्छेद जो है 243 में, 243 के बी में क्या हो जाएगा, गठन से संबंधित है। सी से क्या है, संरचना है। डी से क्या है, आरक्षण की व्यवस्था है, आरक्षण की व्यवस्था है। ई में क्या है, अवधि है, यानी उसका कार्यकाल कितने दिनों का होता है। ठीक है, ये अयोग्यता है, यानी मान चलिए कि अयोग्यता संबंधी, योग्यता संबंधी, अयोग्यता संबंधी। एफ में किया गया है। आई में क्या है, राज्य वित्त आयोग का गठन है, राज्य वित्त आयोग का गठन है। जी से है, जी में क्या है कि शक्तियों, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व का प्रावधान है। ये थोड़ा सा टॉपिक बताए ना आपको, अंगों चौथों में प्रॉब्लम, आप इंग्लिश थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना 243 का जी में जो है पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व का प्रधान ये व्यवस्था के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि म्यांमार का पुराना नाम क्या है। ऑप्शन ए क्या है आपका, क्या है आपका ऑप्शन ए बर्मा, ऑप्शन बी है आपका बर्मा, ऑप्शन बी है श्याम, ऑप्शन सी है मांगी और ऑप्शन डी है अंगोरा। तो म्यांमार का पुराना नाम क्या हो जाएगा आपका, बताइए जल्दी से, म्यांमार का पुराना नाम क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है। ध्यान रखिएगा, ये श्याम किसका पुराना नाम है, वो थाईलैंड का है। किसका नाम है, पुराना नाम थाईलैंड का है। तो आज के सेशन में 20 क्वेश्चन ही रहेगा, फिर हम जो है दूसरा एक सीरीज लाएंगे, उसमें हम आपका पूरा का पूरा जीएस कंप्लीट करवाएंगे। और इस तरीके से एज फर्स्ट डे है आपका इस विगत प्रश्नों के इस श्रृंखला में।
फिर हम कंटिन्यू रखेंगे इस सीरीज़ को। कल से जो हम आपको जो भी सीरीज़ मिलेगा वो एक साल में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया अभी तक बीएसएससी में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है वो पूरा का पूरा हम आपको कल से करवाएंगे। और इसके बाद दूसरे सर आएंगे जो मैथ्स रीजनिंग का आपका करवाएंगे। तो कंटिन्यू आप जो है नेक्स्ट लेवल एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहिए और इसका आप फ़ायदा लेते रहिए। हम आपसे पहले भी बोले हैं और अभी भी बोले, जाते वक्त भी बोल रहे हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर को जब तक आप अच्छे से एनालाइज नहीं कीजिएगा तब तक आप यदि तैयारी शुरुआत करते हैं तो अधूरे तैयारी शुरुआत करते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि यदि आप चाहें कि जल्दी से आपको सफलताएं मिल जाए, ठीक है, तो पहले प्रीवियस पेपर को पढ़ने के दौरान ही आप प्रीवियस पेपर का एनालाइज करके रखना बहुत आवश्यक होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू।